वही ना, ठीक है। अब देखो सुनो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। एक फीचर सबके लिए कॉमन है बोलते हैं, जो एसिड सॉल्युबल पूल में रही है ना। एसिड सॉल्युबल पूल याद है ना, नीचे वाले मतलब चारों भी नीचे रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं बोलना ना, वो अभी बता रहा है कि कौन सा फीचर कॉमन है, जो चीज़ दोनों को डिफरेंशिएट करती है एसिड सॉल्युबल पूल को एसिड इनसॉल्युबल पूल से, वो बता रहा है, समझो। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली। यानी उनका जो मास रहता है ना, बोलते 18 से लेकर 800 डाल्टन तक हो सकता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बड़ों की, छोटों की, क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं ना, एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। जो एसिड सॉल्युबल पूल में कौन आ रहा है बोलो? तो छोटे रहते हैं। तो बायो मैक्रो बोल रहा है। अरे वो हेडिंग है, वो हेडिंग है दिवेश, वो हेडिंग है दीदी। अभी वो पढ़ा रहा है ना, समझा रहा अपने को सब। देखो सुनो, ये अपना क्या है, ये अपना क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये अपना, ये है अपना एक कंटेनर, ठीक है। इसमें ऐसा अगर अपन ने वो बना लिया एसिड सॉल्युबल पूल, समझो ऐसा, ठीक है। और ये अपने ये चाड़ी लगी हुई है, समझो, है ना, संभाल लो इसको, चाड़ी लगी हुई करके, ठीक है। ये अपन ने छन्नी बनाई, इसमें से छान रहे हैं वो, ठीक है, सारी चीज़ें छान रही है इसमें से अब, ठीक है। तो यहाँ कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल रह जाएंगे, है ना, और यहाँ छोटे 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 आगे, ठीक है। तो छोटे वालों की बात कर रहे हो कि छोटे जो है एसिड सॉल्युबल पूल में जो हो गए, नीचे जो उतर गए ना, उनका मास कितना बताया उसने, बोलो? 18 से 800, 18 से 800 डाल्टन तक, खत्म। ये बात समझ। जो एसिड सॉल्युबल इधर है कि नहीं है, नीचे आ गए थे। हाँ, जो नीचे आ गया एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है, 18 से 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली, बस मतलब ये खत्म। बड़े रहेंगे, छोटे रहेंगे। अब वो जो नीचे आ गए वो है ना, तो जो नीचे कौन आते रहते, छोटे, तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब सिर्फ हेडिंग दे दिया उसने, इनमें वो अभी आ रहा है ना, वो दोनों के बारे में बता रहा है, तो उसने डेफिनेशन दे दिया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल हेडिंग दे दिया, मतलब दोनों की इसमें आएंगे, दोनों बताएंगे अभी यहाँ पर। तो 18 से 800 किसका है? बायो माइक्रो का, ठीक है ना। तो द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्या बोला, ऊपर कुछ भी नहीं बोला उसने बोला कि जो नीचे आ गए एसिड सॉल्युबल पूल में, उनका मास कितना दिया? 18 से 800 डाल्टन, ठीक है। अब ज़्यादा बात उनके बारे में करा नहीं, अभी आगे आएंगे तो इनमें ये कॉमन फीचर है 1800। हाँ, उनकी सबकी रेंज इतनी चाहिए। जो नीचे आ कौन नीचे आते हैं? अमाइनो एसिड आते, ग्लूकोज आता, और उसके बाद में हाँ, तो मोनोमर सबका जो मास है ना, तो 800 के ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी मोनोमर हो, जैसे अमाइनो एसिड हो, ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, उसका मास 800 से ऊपर नहीं जाएगा। 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन के बीच में खेले। लिपिड भी बोल सकते हैं अपन, नहीं, लिपिड इतने से नहीं बोल सकते ना, लिपिड क्योंकि मोनोमर आता नहीं नीचे, वो क्या करता है पूरा ऐसा बना लेता, फैट ऊपर आता, भले मास उसका कम रहता है, मास उसका कम रहता है, हाँ एक्सेप्शन है ना, वही तो एक्सेप्शन। क्या है न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड पूरा नहीं आएगा। न्यूक्लिक एसिड में से अगर तुम नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड एक्सेप्शन है ना, न्यूक्लिक एसिड तो ऊपर ही आएगा, लेकिन उसमें से जो नाइट्रोजनस बेस है वो नीचे आ जाएगा। नाइट्रोजन बेस, समझ में आई बात? ये चलो अपन मान के चलो कि नीचे जितनी भी आए ना, अभी इतनी समझो बस, अभी पूरी आता था ये इनमें कॉमन है। नीचे जितने उनका मास 18 से 800 है, ठीक है। अभी पूरा कुछ बोले नहीं उसने, कॉमन है उसमें 18 से 800 तक की मास है, ठीक है। अब देखो सुनो, अभी और आता ना डीप में। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। देखो ये बोला उसने, द एसिड इनसॉल्युबल पूल है, जो ऊपर जो है ना अपना, ऊपर वालों में बोलता है सिर्फ क्या है, ऊपर में 4 ही चीज़ें आ सकती है। ऊपर में क्या सकता बोलो? सिर्फ 4 ही चीज़ें। कौन सी? एक तो प्रोटीन आ सकता, और हाँ देखो, एक तो प्रोटीन आ सकता, ये देखो अपनी 4 जैसी की वैसी रखो, ठीक है। अपन क्या बोले इसमें, हम अलग अलग तरीके के 4 बना देते हैं। देखो ये प्रोटीन आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये अपना क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, और क्या बोल सकते बोलो? लिपिड आ गया पीले कलर में, और रेड कलर में पॉलीसैकेराइड, बस खत्म। तो ये 4 चीज़ें ऊपर आ सकती हैं। कौन सी देखो, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड। यानी पॉली बोले तो बहुत सारे, सैकेराइड यानी शुगर, है ना। तो ग्लूकोज का मिलकर बड़ा सा कंपाउंड बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। तो ये ऊपर जो 4 चीज़ें है ना, वो क्या है एक्चुअल में? वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो उसके बारे में पढ़ते, देखो उनके बारे में क्या बोला, ठीक है। तो दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड को छोड़कर हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। 10,000 और उससे ऊपर आता है अगर लिपिड को छोड़ दे। अपने को किसको छोड़ना है इसमें बोलो? हाँ, लिपिड को नहीं देखना है इसमें ना, लिपिड को अपने को एक्सेप्ट मारना है। देखो लिपिड को नहीं देखना है, यहाँ पे अपन क्रॉस इसको लगा देंगे लिपिड को छोड़कर, ये पीले वाला लिपिड है तो उसको छोड़कर जितने भी, जैसे न्यूक्लिक एसिड सिंपली बोले तो न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, और एक क्या था अपना? प्रोटीन्स।
इन तीनों का जो मास है, प्रोटीन एक बड़ी सी चेन रहती है उसका मास, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए उसका मास, और पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च हो गया है ना, जैसे सेलुलोज हो गया, तो इनका जो मास आता है ना वो 10,000 डाल्टन के ऊपर आता है। तो अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है, मोटी मोटी डेफिनेशन मिल रही है माइक्रोमोलिक्यूल की और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। समझ रहे बात? चलो अभी आगे और देखो आगे। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल्स कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। तो इसी वजह से बोलते हैं दो तरीके के क्या रहते अपने, हाँ, कंपाउंड्स रहते। तो ये मतलब ये लिपिड का 10 से कम रहेगा, 10,000 से कम रहेगा, बिल्कुल 10,000 रहेगा। देखो क्या बोला उसने, जो रेंज बताया ना उसने, कितने बताया, ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव, 1000 से ऐसा नहीं, 10,000 और उससे ऊपर। देखो एक तो 18 से 800 है, दूसरा 10,000 से ऊपर, 10,000 और उससे ऊपर है। 10,000 तक की नहीं बोल रहा वो, 10,000 के ऊपर ही चलेंगे, या तो 10,000 या फिर उससे ऊपर। एक 18 से 800 रहे तो छोटे छोटे वो होंगे। अब 800 के बाद में डायरेक्ट 1000 से चालू कर देंगे, नहीं 10,000 से, और पूरे पैराग्राफ का इतना ये रेंज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये 1800 ये लिपिड का भी फिर 18 से 800 छूएंगे। हाँ बिल्कुल। तो इन तीनों का, किसका किसका, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड्स का, इनका 10,000 नहीं, 10,000 से ऊपर, 10,000 और उससे ऊपर। और जो छोटे रहते हैं उनका 1800 से लेकर 800 तक, समझे ना। डाल्टन बोले तो कितने वजन होगा? डाल्टन का वो अपने को टेंशन लेना है कितना क्या वो यूनिट है, बस ऐसा रट डालने वाला ये मास की यूनिट है गिनने की। अपन जाते क्या उसमें जाएंगे तो और फिर अपना टाइम पास होगा। ठीक है, आई बात समझ तुम्हारे। तो देखो जैसा हम सिंपल समझ सकते हैं ना, अभी कैसा बोल रहा तो, जैसे तुमने एक बड़ी सी चेन ली, तो बड़ी चेन कितनी बड़ी रहेगी, कम से कम अच्छी रहेगी तुम्हारी, 4-5 मीटर की चेन रहेगी, सकली आती है अपनी वो, और उसमें का एक छोटा सा यूनिट आता है सकली के मालूम है ना, वो कितना हल करेंगे, 18 से वो 10 ग्राम। अपन बोल सकते हैं भाई चलो 10 ग्राम से 100 ग्राम के बीच करेंगे, लेकिन वो चेन तो मिनिमम 10 किलो के ऊपर ही चालू होगी। लोहे की चेन है तो 10 किलो के ऊपर ही वजन चालू होगा। तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं अपन कि भाई 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के वो छोटी सी यूनिट का मास है, और फिर 100 ग्राम के ऊपर वो चेन का मास, ऐसा बोलेंगे नहीं। समझ रहे ना बात तुम? तो चेन तो बड़ी चलेंगी ना, एक दो यूनिट से बनेगी नहीं ना, वो कई सारे 500, 200, 300 यूनिट से मिलकर बनेगी, तो उसका तो 2-3 किलो से ऊपर ही वजन चालू होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है 18 से लेकर 18 डाल्टन से लेकर 800 तक के मोनोमर है ना, जो छोटे मॉलिक्यूल वो, और 10,000 के ऊपर कौन चालू होंगे, हाँ पॉलीसेकेराइड वगैरह। ठीक है, चलो आगे बात समझ। फॉर दिस वेरी रीजन, यानी इसी वजह से बायोमोलिक्यूल्स दैट इज, देखो फॉर दिस वेरी रीजन, इसी वजह से बोले फॉर दिस वेरी रीजन, तो इसी वजह से बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल्स कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के रहते हैं। वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000, यानी वो 1000 से नीचे वाले, जैसे अपन 1800 से 800 बोले ना, तो 1000 से जितने नीचे वाले, हाँ तो वो हो जा रहे अपने क्या बोलो, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो ये डेफिनेशन है बायो माइक्रोमोलिक्यूल की, याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है ना, कौन सी वाली बोला मैंने, 1000 के नीचे। देखो ये वाली, केमिकल कंपाउंड्स दैट फाउंड इन द रेंजिंग 1000 से नीचे वाले। ठीक है ना, तो जो केमिकल कंपाउंड्स दो फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन, कितना बोला, 1000 डाल्टन, यानी एक, हाँ लेस देन 1000 के नीचे आया, यानी वो 1800 से 800 वाले, तो 800 के बदले उसने 1000 तक की रेंज पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा है ना। तो देखो स्पेसिफिक रेंज क्या बोला था वो, 1800 से 800, लेकिन अगर वो 1000 से नीचे भी रहा, 800 से थोड़ा ऊपर जाकर 1000 से नीचे भी रहा तो चल जाएगा अपने को, है ना। माइक्रो, हाँ वो रेंज आ रही है ना, हिसाब से वो रेंज की बात कर रहा, तो इसलिए बोले उसको एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे, वो उसमें आएगा बिल्कुल, एसिड सॉल्युबल पूल में इसमें मतलब 1000 के नीचे, यहाँ पर बोल रहा है 1000 के 1800 के नीचे रहेंगे उसको एसिड सॉल्युबल पूल, 1800 नहीं 800 से नीचे रहेंगे उसको एसिड सॉल्युबल पूल, यहाँ पे पूरा 1000 के नीचे रहेंगे बस। तो लगभग तो ये आ रहा है ना, दोनों को सिमिलर ले सकते हैं। लेकिन और देखो, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अगर वो पूछता है कि बताओ एसिड सॉल्युबल पूल का रेंज बताओ, हाँ, और अगर वो पूछता है कि बताओ माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन बताओ, तो 1000 से नीचे। ये माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन है 1000 से नीचे, 18 से, हाँ एसिड सॉल्युबल पूल वाले 18 से 800 उनकी रेंज होगी खत्म। और अगर वो पूछता है माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन बताओ, तो 1000 से नीचे हाँ वो दे देगा, डाल्टन वेट किसका रहेगा उसको बोलेंगे अपन माइक्रोमोलिक्यूल। और अगर वो पूछता है एसिड सॉल्युबल में जो आते हैं उनकी रेंज क्या है मास की, 18 से लेकर 800, इसका मतलब जो 1000 से नीचे वाले हैं वो तो माइक्रोमोलिक्यूल है ही, वो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिपिड होगा। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल।
सिंपली। बात इतना है, बस ऐसा ये तुमने सिंपल बोली है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन हाँ, क्योंकि 1800 से लेकर तो 800 है ना, वो स्पेसिफिकली एसिड सॉल्युबल वालों की सॉल्युबल है ना, जो सॉल्युबल है, और जो 1000 से नीचे वाले हैं वो किसकी है, पूरे के पूरे माइक्रो मॉलिक्यूल। और माइक्रो भी तुम्हें इनसॉल्युबल में भी मिल सकते हैं। हाँ, जैसे अपना लिपिड मिलता है ना, फॉर एग्जांपल लिपिड। देखो, तो ये याद रखना है ना, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन कितना बोला अपने 1000 डाल्टन्स यूजुअली रेफर टू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो अब देखो और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स while those which are found in the acid insoluble fractions are called मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, देखो वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपली बायोमोलिक्यूल बोलते उनको, while those या फिर माइक्रोमोलिक्यूल बोलने के बजाय बायोमोलिक्यूल बोलते, बायोमोलिक्यूल। लेकिन जो एसिड्स इनसॉल्युबल में आते, लिपिड एक्सेप्शन है उसमें से, लिपिड हालांकि आता उसके अंदर, आता उसमें इनसॉल्युबल में, लेकिन उसका मास जो रहेगा कितना, 1000 से नीचे रहेगा, क्योंकि बायो माइक्रोमोलिक्यूल है ना। हाँ, 1000 से नीचे रहेगा इसलिए बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन 800 से ऊपर रहेगा इसलिए वो एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आता है। ऐसा सोच सकते हैं अपन, इतना स्पेसिफाई किया नहीं उसने, तो पूछने की चांसेस जैसे खतरनाक घुमा के कम है, लेकिन इतना पूछ लेगा बताओ बायो मैक्रोमोलिक्यूल की एक्सेप्शन क्या है। मैक्रो, हाँ, बायो मैक्रोमोलिक्यूल की एक्सेप्शन क्या है, लिपिड है। देखो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन देखो बड़ी बड़ी चेन रहती है ना, प्रोटीन की लंबी चेन पढ़ने वाले लिपिड भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं, लिपिड बायो माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो छोटा है, छोटा है, लेकिन वही तो एक्सेप्शन है। हाँ, मिल रहा अपने को एसिड इनसॉल्युबल पूल में, तो उसकी वजह क्या है मिलने की, ऊपर मिलने की, क्योंकि वैसा पूरा ऐसा जोड़ के ऐसा फैट ग्रेन्यूल बना लेता है, चिपक के बहुत सारे, जैसे तो अकेले अब अकेले अपन तो अपन बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन सबने हाथ पकड़ लिया तो एक बड़े इंसान के इतना वेट आएगा ना उसका, तो ऐसा रहता है। लिपिड माइक्रो छोटा है लेकिन बड़ों में मिलता है। हाँ, ऐसा, ठीक है, समझे बात। तो ये बोलिए अपने लेस देन 1000 डाल्टन एंड आर यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल, व्हाइल जबकि दोज विच आर फाउंड इन द एसिड्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल और बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोलते उनको, समझे ना। जो ऊपर रहते वो कौन से रहेंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, उसमें से लिपिड क्या है, एक्सेप्शन है, खत्म। और ये माइक्रोमोलिक्यूल को बायोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं ना, किसको, छोटे वालों को। हाँ बिल्कुल, छोटे वालों को बायोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं, और उनको बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोलना पड़ेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, बायोमोलिक्यूल यानी छोटे वाले, बायोमैक्रोमोलिक्यूल यानी बड़े वाले ही है। ठीक है, तो इसलिए उसने डेफिनेशन वहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल दिया। देखो अब ये लिपिड के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। लिपिड को छोड़ दिया ना बोलते, तो बाकी जितने भी रहते हैं ना सारे पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, कहले है पॉलीमरिक। हाँ बिल्कुल। देन व्हाई डू लिपिड whose molecular weight do not exceeds 800 से भी कम रहता है। देखो do not exceed 800, नहीं अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो 800 ज़्यादा रहता है इसलिए उसमें आता है इनसॉल्युबल में, 800 से भी कम है वो, फिर भी उसके ऊपर आता। तो क्यों आता, वो ग्रेन्यूल बना लेता ना, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, चिपक जाता ना। कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, उसमें क्यों आ रहा है ऊपर। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिकुलर वेट। अब लिपिड का बोलते हैं हकीकत में क्या है, इंडीड बोले तो हकीकत में बेशक मॉलिकुलर वेट तो कम है उसका, लेकिन क्या करता है वो, compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes, यानी ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर बना लेता है। देखो compounds are present not only as such, तो उसने उसमें नहीं आना चाहिए था। देखो लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच, तो उसी तरीके से नहीं रहता जैसे अपन लिपिड बोलते हैं ना, एक यूनिट, उस तरीके से रहता नहीं। जैसे अमीनो एसिड अपना अकेला रहता है ना, रहता ना, ग्लूकोज अकेला रहेगा, तो लिपिड एज सच नहीं रहता, एज सच नहीं रहता बोले तो अकेला नहीं रहता, चिपक जाते वो आपस में। तुमने ऐसा जैसा बोला, लोहा चुम्बक रहे तुमने, अब कैसा लोहा चुम्बक एक जैसा रहेंगे, साथ में रहेंगे, सॉरी अलग अलग रह पाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे बीच में चुम्बक रख दिए, साथ में आजू बाजू क्या रख दिए, लोहा रख दिए। हाँ, इनके जैसा, जैसे ऐसा सच बोले तो ये जैसे अकेले अकेले रहते हैं ना छोटे वाले मॉलिक्यूल सब यूनिट, तो उनके जैसा नहीं रह सकता, ऐसा बोला चलो मिल नहीं जाएगा। जैसे तुमने क्या कर, अपनी जो लोहे की सकली है उसको तोड़ दिए, अब सकली का यूनिट अकेला अकेला रह सकता है, लेकिन जैसे बीच में मैग्नेट रख दिए तो अब क्या अकेले रह सकता है, नहीं। हालांकि यूनिट छोटी छोटी है उसकी, सबकी छोटी छोटी यूनिट है, लेकिन वो मिल के तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दे रहे, बड़ी चेन भारी चेन बना दे रहे हो, तो ये फर्क आ जा रहा है उसका।
आई बात समझ। तो दूसरे मॉलिक्यूल जो है जैसे देखो कौन से बोला मैंने, जैसे हाँ पॉलीसेकेराइड नहीं, जैसे अमाइनो एसिड, जैसे अपने ग्लूकोज, हाँ जैसे अपने नाइट्रोजनस बेसिस, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये अकेले अकेले रहेंगे बढ़िया है ना। पूरी जो पीछे रिंग पड़े ये पड़े है ना, नहीं फिर ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज छोटे वाली की बात कर रहा ना मैं, देखो छोटे वाले, हाँ देखो ये जो छोटे छोटे देखो ये दिख रहा है ना तुमको, देखो यहाँ ग्लूकोज दिख रहा। अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये अकेले भी घूम सकते हैं, अकेले भी घूम सकते हैं, लेकिन लिपिड को ऐसा छोड़ेंगे ना अकेले में तो जुड़ जाएंगे फटाफट, इससे भी जल्दी से, हाँ जल्दी से बॉन्ड बना लेंगे, चिपक जाएंगे। तुमने देखे नहीं क्या तेल को मॉलिक्यूल अलग अलग रख सकते हैं, कैसा चिपक जाता है आपस में, तेल अलग अलग रह सकता है क्या अपना, आयोडीन का मॉलिक्यूल अकेला नहीं रह रहा था तो हाँ वैसा बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में जब बंदा भी पानी तेल उन अलग अलग कर सकते उसके मॉलिक्यूल, अलग हो ही नहीं सकते। तुमने बोले मैं चाकू से तेल को काट दिया बीच में, कर सकते, पानी को काटते चाकू से, दो अलग अलग कर दिए है ना, तो ऐसा बोल रहे तो वो हमेशा जोड़ के ही रहेंगे, इसीलिए मसला आ जाएगा। हालांकि है वो अलग अलग यूनिट, अगर तुम उसकी एक छोटी यूनिट पढ़ेंगे तो छोटी से, जब उन्हें पढ़े ना 2 यूनिट सिंपल वाली लिपिड की, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, तो उतनी यूनिट है, लेकिन वो जब भी रहेंगे तो जुड़ जाएंगे ना, इसलिए वो बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लिपिड एक छोटा यूनिट है, हाँ लिपिड तो एक्चुअल में छोटा यूनिट है, लेकिन वो साथ में मिल के रहता है, इसलिए बढ़ जाता है। चलो आई बात समझ। अब बाकी की जो कोई रिंग जितने भी दिख रहे हैं ना, ये नीचे वाले पूरे नाइट्रोजनस बेस, ऊपर वाले ग्लूकोज और ये अमाइनो एसिड, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बढ़िया से अपने अकेले अकेले रह सकते हैं। तो इसीलिए लिपिड बावजूद 800 डाल्टन से भी मास कम होने के ऊपर आता है। कहाँ पर आता है? ऊपर, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल के फ्रैक्शन में आता है, ऊपर आता मतलब अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर अरेंज कर लेता है अपना, है ना, तो गोल पूरा ग्रैन्यूल बना लेंगे, फिर बोल सकते हो मिसल्स बना लेंगे, मिसल्स, ठीक है, एंड अदर मेम्ब्रेन, और थोड़ी मेम्ब्रेन जैसा बन जाएगा बोलते हैं, बस ऐसा चिपक कर ऐसा गोल 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 पूरा जुड़ जाएगा। तो व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब हम ग्राइंड, जब पीसते बोलते हैं, वी आर डिस्टर्बिंग अ सेल स्ट्रक्चर, हम क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो जब इसको कूट देंगे ना तुम, अब देखो अच्छा बिच्चा सेल था तो उसने बढ़िया से सेल मेम्ब्रेन बना के रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने उसको चूरा कर दिया, पूरा तोड़ दिए, अब तोड़ देने में क्या होगा? वो पूरा टूट जाएगा और उसमें से जो लिपिड था वो पूरा चिपक जाएंगे। हाँ, तो ये बात बोला उसने। एंड फॉर्म्स वेसल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो क्या रहेंगे? वाटर सॉल्युबल नहीं रहेंगे। वेसिकल मतलब वही जैसे गोले गोले बना लेंगे, है ना, चिपक कर सब, उसके बन जाना फैट की। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर, हाँ लिपिड के, are broken into pieces and forms vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence is in the macromolecular fraction. इसलिए क्या में आते बोलो? मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आते बोलते हैं। वो है माइक्रोमोलिक्यूल लेकिन है आरा मैक्रोमोलिक्यूल। बिल्कुल बिल्कुल, है माइक्रो लेकिन आयरा ऊपर। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get precipitated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. Lipid are not strictly macromolecular. लिपिड जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं, समझे ना, यानी लिपिड स्ट्रक्चर सिंपल बोले तो लिपिड जो है आता एसिड इंसॉल्युबल में, लेकिन वो एक्सेप्शन है मैक्रोमोलिक्यूल। वो एक्सेप्शन वही नहीं, वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड इज व्हाट? माइक्रोमोलिक्यूल, छोटा है, हाँ, बट कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल, ऐसा ही इनसॉल्युबल में आता है, माइक्रो होने के बाद में भी इनसॉल्युबल। हाँ, चलो अब इसका स्टेटमेंट बनाया फॉर एग्जांपल, क्या पहले स्टेटमेंट दीजिए अपने को, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, सही है? माइक्रो, हाँ, माइक्रो, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, हाँ, देयरफॉर इट कम्स इन therefore it comes in acid insoluble fraction. रीजन दिया इसने, रीजन, therefore it comes in acid insoluble fraction. दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन बराबर। हाँ, दोनों सही है ना, लेकिन एक्सप्लेन ये वजह है क्या? माइक्रोमोलिक्यूलर लिपिड क्यों इंसॉल्युबल में आता करके, ऐसे स्टेटमेंट आ सकता, समझ रहे तुम्हारा? क्या बोले? लिपिड क्या है तुम्हारा? माइक्रोमोलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल, बस सही है, लेकिन क्या इसी वजह से ऊपर आता क्यों? नहीं वो तो छिपा, उसका तो रीजन क्या? हाँ, अगर वो ये रीजन बोलता कि भाई लिपिड, स्टेटमेंट यार यहाँ क्या होना था बात, बिल्कुल, हाँ, तो अगर ये बोलता तो क्या लिपिड्स कम इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी लिपिड ऊपर आता है, बात सही है, बिकॉज लिपिड फॉर्म्स वेसिकल्स, लिपिड फॉर्म वेसिकल्स, तो बात सही है, रीजन भी हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है। हाँ, ऐसे आते हैं स्टेटमेंट, समझे? ऐसा रीजन समझ के चलना पड़ता है कि भाई क्या रीजन बनता है ये लाइन का। अगर असर्शन दिया तो ये रीजन दे रहा ना, अब ये चीज़ पूरा रीजन बताया, प्रोसेस बताया, उसका रीजन बताया कि लिपिड ऊपर क्यों आता, तो ये रीजन आएगा, तो फिर असर्शन रीजन तुम्हारा सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो देखो, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन,
अब यहाँ तक पढ़ लिए। तो अब तो क्या बोलेंगे अपन, लिपिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो नहीं है, लेकिन आता ऊपर है, ठीक है। चलो द और एक मरतबा उसका डाटा भी लिखता लो, है ना। कौन सा डाटा है देखो, एक मरतबा यहाँ पर वो जो उसका जो डाटा है ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, देखो 1800 से लेकर 800 तक के क्या बोले अपने, माइक्रो, ये इनसॉल्युबल वाली की रेंज है ना। या फिर अगर और स्पेसिफाइकली बोल दिए तो 1000 से नीचे, बिलो 1000 वाले क्या हो गए सर, 18 से 800, ठीक है ना। हाँ, एसिड सॉल्युबल या फिर बोल दो कि माइक्रो मॉलिक्यूल की रेंज है, ठीक है। और 10,000 से ऊपर, कितने से, 10,000 से ऊपर, मोर देन 10,000 से मोर, तो ये क्या की रेंज है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो छोटी सी चिट्ठी पे लिखते हैं इसको, और यहाँ पर तुम्हारे साइड में लिख डालना ऐसा। ये तो मैं बताते चल रहा ना, आखिरी का सवाल रखो ही मतलब, तुमको खुद डेवलप होना ना। अब तुम अपन 6 महीने से पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें तुम्हारे ना डेवलप हो जाने को, तो क्या बनता है तरीका बता दिए तुम्हारे को। ये स्टेटमेंट आया, अगर वो पूछे उसको एक्सप्लेन करता है, रीज़न देता है उसका, समझाता है उसको वो स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब वो रीज़न बनेगा उसका, खत्म। ऐसे ही फुजूल कोई भी स्टेटमेंट आया, किधर का भी 2 जुड़ा के, तो रीज़न नहीं आता, स्टेटमेंट भले ही सही रहते उसके, समझे। तो देखो अगर स्टेटमेंट तुम्हारा रीज़न गलत आ गया, स्टेटमेंट अगर गलत आ गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं रहती तुम्हारी। फिर तो दोनों भी गलत ही नहीं, दोनों अगर देखो असर्शन गलत आ गया तो फिर तो काम ही खत्म। तीसरा आंसर आएगा। हाँ, असर्शन गलत आ गया तो फिर तो काम ही खत्म। तीसरे चौथे में से असर्शन गलत आ गया तो फिर तुम्हारा तीसरा आंसर है, रीज़न गलत है चौथा। ये तो अगर आते हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत होता है तो फिर अपने कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, फिर रीज़न है नहीं, अपने को मतलब ही नहीं लगता ना। फिर अगर स्टेटमेंट एक गलत ही आ गया फिर खत्म काम। लेकिन दोनों सही आते हैं तब दिक्कत रहती, दोनों सही आ गए तो तब दिक्कत रहती है। बिकॉज लगा के देखना। हाँ, फिर बिकॉज लगा के चेक करना, इस वजह से हो रहा करके। बिल्कुल। चलो आए समझ में, ठीक है। देखो हाँ, मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग दिस एसिड सॉल्युबल पूल। ये पढ़ी ना पुणे। अब देखो द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो एसिड सॉल्युबल पूल है ना, बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, तो रफली क्या बताता है, जैसा साइटोप्लाज्म का कन्फो अपना क्या बोलेंगे, कंपोजिशन, यानी साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें पाई जाती है ना, वही एसिड सॉल्युबल पूल में भी आ जाती है। सॉल्युबल, हाँ सॉल्युबल, देखो ना, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। देखो साइटोप्लाज्म में क्या है, चीज़ों को जोड़ जोड़ के कुछ बनाया जाता है, फिर बड़ी चीज़ को तोड़ा जाता, ये तो दो काम करते। अब तुम जोड़ के कुछ बना रहे, तुम्हारे पास तो पहले कुछ जोड़ने के लिए छोटे छोटे यूनिट चाहिए ना, और तुमने कुछ चीज़ तोड़ दिए, वो भी छोटे छोटे यूनिट में कम हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए साइटोप्लाज्म का जो कन्फ्यूजन है, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल से पड़े नहीं रहेंगे। देखो अपने सेल का डीएनए कहाँ आएगा, न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए, बाहर घूमेगा साइटोप्लाज्म नहीं, बड़े बड़े आरएनए वगैरह कभी कभी आते हैं बाहर सेल के, है ना, वो भी काम हो गया तो तोड़ डालते हैं उसके ऊपर, बड़ी सी प्रोटीन बनेगी, वो चल जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो जो वर्किंग प्लेस में रहेगा ना, वो छोटी चीज़ रहेगी, छोटे हाँ समझे। या फिर तुम सिंपल याद करो कि जो नीचे आ गया, जो उतर गया, जो छन गया ना, एसिड सॉल्युबल पूल में जो आ गया ना, उसका कंपोजिशन साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन के इक्वल है। यानी जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में मिलेगी वही तुमको एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगी। ये सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की ओर अटक जा रही है हाँ, तो वो तो वहीं रह जा रही है बिल्कुल। जो बाहर का जो है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, जैसे सेल चले गया, प्रोटीन चले गया, डीएनए, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से अपन कुछ बना रहे हैं, तो वो चीज़ें साइटोप्लाज्म में रहेंगी, और वही चीज़ें छोटी वाली अपने एसिड सॉल्युबल में आती है। समझ रहे बात, ये लाइन याद रखना। हाँ, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। कोई सेल को कूट रहे, हाँ, जैसा मतलब एक अपनी बॉडी का सेल निकल, जो अपनी बॉडी के सेल में रहेंगे वैसे वो साइटोप्लाज्म में जो रहेंगे वही कंपोजिशन यहाँ पर भी आएंगे। हाँ, फॉर्म एंड ऑर्गेनलिस्ट, देखो ये हो गया। तो द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, द माइक्रो, देखो क्या बोला, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनलिस्ट बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या बोला, देखो द मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े बड़े फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनलिस्ट बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना, वो ये बता रही है, जनरल लाइन है, कोई इतनी स्पेसिफाइड नहीं है। देखो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, वो कहाँ रहता है, डीएनए कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। ऑर्गेनलीज में रहेंगे ना जनरली, कोई प्रोटीन है तो कोई ऑर्गेनली का स्ट्रक्चर रहेंगी वो, है ना। पढ़े कि नहीं पढ़े सेल में कि जो ऑर्गेनलीज रहती है वो कैसे बनी रहती है, उसकी मेम्ब्रेन तो जनरली उससे बनी रहती है, लिपिड से। मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर कोई भी हो, किससे बनी रहेगी, लिपिड से। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, लिपिड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, मालूम है ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं लिपिड को, ये पढ़े कि नहीं पढ़े, लिपिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक इन हमारी बॉडी है। जैसे बिल्डर लोग क्या खाते, फैट खाते क्या ग्लूकोज खाते, लिपिड लेते ना वो, सॉरी प्रोटीन लेते ना, प्रोटीन क्या लेते हो, प्रोटीन। तो उनको अपनी बॉडी बढ़ाना है, तो बिल्डिंग ब्लॉक यानी हमारी बॉडी में से जाके बस ईंटों के जैसा फिट होगा कौन, प्रोटीन। फैट नहीं, चर्बी से तो क्या बढ़ेगा, गोश्त बढ़ेगा, फूलेगा इंसान, उससे बॉडी नहीं बढ़ने वाली अपनी, है ना, उससे हालत बढ़ेगी।
हाँ प्रोटीन जो पूरा फिट होता है अपने इसके अंदर, ये देखो मसल डेवलप पूरी, मसल में क्या है, एक्टिन, मायोसिन, क्या है, प्रोटीन है ना ऐसा। तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। ये पूरा जो देख रहे हैं अपन मसल ये नहीं है, लिपिड चर्बी अलग सेपरेट बैठेगा। बिल्डरों की ऐसा चर्बी रहती है कितनी बड़ी बड़ी हो, नहीं वो तो मसल रहती है ना बाकायदा, जो डेवलप होती है उनकी तो मसल रहती है। चर्बी तो एक एक्स्ट्रा के तौर पे स्टोर होती है बॉडी के अंदर। चर्बी रहती है उसको शेप नहीं चर्बी भी शेप नहीं देती मेरे भाई, वो सारी प्रोटीन मांस रहता है, गोश्त रहता है पूरा। हाँ गोश्त रहता है, नहीं मैं तो अपन क्या बोले, सिंपल इतना ही नहीं कॉम्प्लिकेट करना है, दो ही चीज़ें बोलना है। देखो जो माइक्रो मॉलिक्यूल है जो छन गए वो कहाँ से आए, साइटोप्लाज्म, उसका कंपोजिशन एज इट इज सेम है साइटोप्लाज्म के जैसा। और जो नहीं छने यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो इनसॉल्युबल में, वो दो जगह से आए, एक तो साइटोप्लाज्म से आ सकते हैं या फिर ऑर्गेनेलीज से। तो ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चरल पार्ट होगा वहाँ से आ गया, उसको तुमने चूरा कर दिए तो ऑर्गेनेलीज से बाहर निकल गया। जैसे डीएनए किसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का एक ऑर्गेनेल है। तो डीएनए कहाँ से, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा है ना, न्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ से आया, ऑर्गेनेल से आया, खत्म। और जो जैसे देखो दोनों एग्जांपल, ऑर्गेनेल से आने वाला डीएनए और साइटोप्लाज्म से आने वाला आरएनए। आरएनए कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है, अपन बाद में पढ़ने वाले, लेकिन याद रखो डीएनए कहाँ रहता है, ऑर्गेनेली में, न्यूक्लियस में। तो अगर अपन चूरा करेंगे सेल को तो डीएनए कहाँ से मिलेंगे, इसका मतलब ऑर्गेनेली से मिला ना। इनसॉल्युबल पूल में मिला। हाँ, और साथ साथ एसिड इनसॉल्युबल पूल का आरएनए भी एसिड इनसॉल्युबल में आता, लेकिन वो कहाँ रहता है, वो साइटोप्लाज्म में रहता है। ऐसा है, ठीक है ना। तो मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों जगह से आ सकते हैं, साइटोप्लाज्म से भी और इससे भी। ऐसा बोलना चाह रहा है कि अपन जब उसको कोट रहे तो जो अपने जो ऑर्गेनेल्स वाले ऑर्गन थे तो वो अपने को मैक्रो में मिल रहे हैं, यानी ऊपर जो उसमें रह जा रहे, और जो छन्ने में आ जा रहे, तो जो बगैर ऑर्गेनेल्स वाले वो छन्ने में आ जा रहे, ऐसा बोल रहा है। हाँ ऐसा ही बोलना चाह रहा है, नहीं उसने मोटा मोटा बताना चाहा कि वो क्या ही ऐसा कुछ बहुत प्रॉपर एक वो नहीं है, उसका बोलने का मतलब नहीं है ऐसा कुछ भी। जो अपन ने पढ़े ना पहले कौन सी रेंज है क्या है, बस उतनी बात है सिंपल। वो तो अपन ने जो पढ़े ना वो एकदम स्पेसिफाइड है, एक जनरल बात बोल दिया कि यहाँ जो आ रहा है, जैसे जो सॉल्युबल में आ रहे हैं ना, वो कैसा है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो तुम्हारा वो उसका कॉम्पोजिशन एज इट इज साइटोप्लाज्म में जैसा है एकदम। ऐसा इसमें ऐसा नहीं कि भाई एकदम याद करना है, एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो अपने पहले पढ़े रेंज, असल में ऊपर और नीचे वालों को कौन सेपरेट कर रहा है, उनके मास की रेंज। 1000 से नीचे माइक्रो, 10,000 के ऊपर मैक्रो, बस ये सबसे सफिशिएंट चीज़ है, ये कभी पूछ नहीं जाएगा अपने को। एक जनरल बात बोल दिया उसने कैसी, समझे बात तुम, चलो। और लाइन अगर तुमको रटना ही है तो दो चीज़ें रट डालो, जो इनसॉल्युबल में आ रहा है वो कौन से साइटोप्लाज्म से, और जो इनसॉल्युबल में आ रहा है वो ऑर्गेनेलिस से और साइटोप्लाज्म से, दोनों जगह से आ सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली सॉल्युबल में आ रहा है वो साइटोप्लाज्म से आ रहा है, ऑर्गेनेलिस से नहीं आ रहा, समझे। चलो टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म। ये पूरा मिलकर बना, ये पूरा एक जनरल बात बोला उसने, बहुत स्पेसिफाइड बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रखना नहीं है इसको, ठीक है ना। चलो इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट, हाँ टुगेदर डी रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलकर क्या बनेंगे, पूरा सेल का कंपोजिशन, ये कितने केमिकल मौजूद है। देखो मैक्रो और माइक्रो मिलकर ही तो पूरा बन रहे ना अपना, जो छने और नहीं छने, दो तो चीज़ें थे अपने पास, कुछ छन गई कुछ नहीं छनी, जो नहीं छनी और वो दोनों को मिला लेंगे तो पूरे सेल में जितने केमिकल है सब आ जाएंगे अपने, समझे बात। बस छने को नहीं छने को अगर मिला दिए तो पूरे पता चल जाएगा कितने हैं। हाँ ऐसा बोल रहा है बिल्कुल। इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम द अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सारों को देखें और अंदाजा लगाइए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है, तो अपन पहले से बोलता रहा तुमको 70% पानी है अपनी बॉडी में, कितने 70% ऐसा। तो जो यहाँ पर दिया भी उसने डाटा 70% क्या अपने पास वाटर ही है। हाँ वो दिया ना मैंने, अब आगे ना नोट्स अपनी, हाँ उसमें है ना नोट्स, ये लिखे हुए इसमें नोट सही बनी, वो याद कैसा करने हैं बोलो। कौन सा याद रख लें, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर ट्रिक, वारे पाटिल नवी काली। देखो वाह बोले तो वाटर आ जा रहा है ना, वारे का पूरा आ गया, वाटर बोले तो वाटर, ठीक है। पाटिल से प्रोटीन, देखो उसके बाद में प्रोटीन का कंपोनेंट, अपन ने बोला ना बिल्डिंग ब्लॉक, पूरी की पूरी क्या है, बिल्डिंग उससे बनी हुई अपनी प्रोटीन। तो वारे पाटिल, नवी देखो न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, क्योंकि हर सेल में डीएनए मौजूद है, तो 5 से 7 वो आ गया। न्यू कार से कार्बोहाइड्रेट्स 3%, ली से लिपिड, आई से आयंस, ठीक है। चलो ऐसा, तो इसके आने के चांसेस कम है, जो मोर आने के चांसेस है इनके, देखो इनके ये वाले है ना, हाँ ये डब्बा, इसको बहुत अच्छे से। एक सेकंड, इसमें से कैसा पूछेगा कि ये ऑर्डर पूछेगा या बोलेगा पाटिल क्या अगर
तुमको खुद कैसे पूछा, तुमने ऑर्डर याद रख लिया, काफ़ी है, तुम खुद ही लगा लेते। जोड़ी लगा दो। हाँ, तुम खुद ही लगा लेते ना। फिर अगर तुमने सीक्वेंस पूरी याद कर ली, वो आधा अधूरा नहीं पूछेंगे, पूरा बोलेंगे, पूरा पूरा पूछेंगे, यानी पूरा ब्लॉक देंगे, तो फिर तुम आसानी से जोड़ी लगा सकते दे हो। देना उसने, बोलना जोड़ा लगा। हाँ, तो वैसे कर सकते हो ना तुमने। अगर तुमने ऑर्डर याद रख लिए, तुमको नंबर रटने की जरूरत ही नहीं है। नंबर नहीं रटते बैठना है कि 2 4 9 8 10, वो नहीं करते बैठना, समझ में आ रहा है ना। बस ये इससे ट्रिक से इसको याद कर लेना, खत्म। फिर तुम आसानी से कर सकते हो उसका सवाल। तुमको मालूम है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, देखो जैसे नंबर दे दिए तुम्हारे को, अब तुमको ये छुपा के नंबर दे दिया वाटर, अब तुम सबसे ज़्यादा जो है उसको वाटर बोल दो, फिर उससे थोड़ा कम किसको बोल देंगे, प्रोटीन को बोल देंगे। अरे पाटिल न्यू बोले ना, न्यूक्लिक एसिड बोल देंगे, कार्ब से कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, लिपिड और आयंस, खत्म। आयंस तो वैसे बहुत ही कम रहते हैं, खत्म। हाँ, ऐसा तो रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अपने प्रोटीन चालू हो रहा है। प्रोटीन से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं ना, प्रोटीन अच्छे से पढ़ेंगे अपन। फिर पहले पॉलीसैकेराइड पढ़ लेते, ठीक है। चलो, पॉलीसैकेराइड ईजी है। ये पॉलीसैकेराइड यहाँ पर दिया ना 9.5 न्यू। प्रोटीन को फिर पूरा एक लेक्चर में अपन कल पढ़ेंगे। नहीं, प्रोटीन भी है ना, हाँ प्रोटीन है ना, अभी उसने आधे ही पढ़ा है प्रोटीन को, ठीक है। फिर बाद में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, देखो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को अपन एक साथ पूरा निपट ही लेंगे फिर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं अपना, थोड़ा सा ही। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फिर अलग से पढ़ना, फिर इसको अलग से पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो ना, इसलिए प्रोटीन को पूरा एक टाइम पर, न्यूक्लिक एसिड को पूरा एक टाइम पर, ठीक है। अब देखो पॉलीसैकेराइड, बस इतना ही है। देखो मैंने क्या बताया तुमको, पॉलीसैकेराइड बोले, सैकेराइड यानी शुगर, इसको अपन कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद ही करते चलना, क्या कर सकते हैं इसमें से, बिल्कुल। देखो पॉलीसैकेराइड, तो जो नोट्स में जो तुमने पढ़े ना, इतने ही पढ़ा रहा, बस शुगर तक ही पढ़ा पढ़ने में, ठीक है। देखो तुमने फिर याद करिए, लेक्चर देखने, ठीक है। हाँ, लेक्चर देख देखो, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, क्या बोले, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, यानी क्या बोला, तो नीचे आया था ना, सॉरी, द एसिड इनसॉल्युबल, हाँ द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, यानी जो ऊपर ही रहेगा, है ना, इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसैकेराइड। उसमें तो एक पॉलीसैकेराइड भी रहता है। अपने 4 चीज़ें देखे ना, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, है ना। तो उसमें से पॉलीसैकेराइड भी एक चीज़ है ना, पॉलीसैकेराइड यानी शुगर। देखो बहुत सारे ग्लूकोज 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 मिलाकर जो एक बड़ी सी चेन बनेगी ना, उसी का नाम रहेगा पॉलीसैकेराइड, है ना। तो देखो इसमें क्या रहता है, पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। नहीं, देखो पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। अब समझना चाहिए, देखा पॉली बोले तो क्या होता है, नहीं बहुत सारे, तो इसलिए इसको अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? देखो सबसे मेन जो है इसकी, मैं तुमको लिखा के देता हूँ, सबसे मेन ब्रांच क्या है, ऐसा देखो, ऐसा देखेंगे। सबसे मेन चीज़ जो है क्या है उसकी, देखो सबसे मेन चीज़ जो है इसकी ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हर किसी को बोल सकते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट चाहे कोई भी रहो, 1 2 3 4 सब रह सकते। कार्बोहाइड्रेट में सब आते, कार्बोहाइड्रेट में सब आते, 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक चेन, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, सब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में सब। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद में क्या आएगा, देखो सबसे आएगा मोनोसैकेराइड। अगर 1 यूनिट का कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। शुगर जनरली बड़े बड़े जो रहते हैं ना अपने, वो शुगर नहीं, वो मीठी नहीं रहते। अब रोटी खाते तो मीठी मीठी लगती है अपने, नहीं लगती। शक्कर जो है 2 कार्बन की रहती है, वो मीठी लगती है। 1 कार्बन में ग्लूकोज मीठा लगता है ना। तो एक कार्बन नहीं रहता एक्चुअल में, एक पूरा ऐसी रिंग रहती है। 1 रिंग वाले, 2 रिंग वाले जनरली मीठे रहते हैं, लेकिन शुगर अपन ने सब कुछ चिपका दिया। तो जनरली सबको क्या बोल सकते हैं अपन, कोई भी रहो, इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन, 1 का है, 2 का है, 3 का है, कार्बोहाइड्रेट सबको बोल सकते। तो ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। तो मेन चीज़ क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट। तो उस कार्बोहाइड्रेट में क्या था, देखो सबसे पहले आएगा मोनो, फिर डाई, फिर आएगा ओलिगो। ओलिगो यानी जो 2 से ज़्यादा, 10 से कम, और लास्ट में आएगा पॉली। बस ऐसा है। इनको सबको मिला के बोलेंगे। अभी अपने को इसके बारे में पढ़ना है पॉली, लेकिन तुमको मैंने एग्जांपल वहाँ पर भी बताया था, कुछ एग्जांपल यहाँ पर बता दूंगा, उसको याद करना है, उससे तुमको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये पॉली समझने में मदद आती। पहले ये तो समझना है ना पॉलीसैकेराइड क्या पढ़ रहे हैं, किससे बना। पॉलीसैकेराइड तो मालूम अपने को लंबी चेन रहेगी, लेकिन वो चेन बनेगी किससे, पहले ये तो समझ में आना ना। तो कुछ भी रहो तुम उसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो उसको। जैसे देखो लोहा, तुम तो एक को भी लोहा, अगर एक सकली का एक टुकड़ा है उसको भी लोहा बोल सकते, पूरी सकली को भी लोहा बोल सकते, 4 है उसको भी लोहा बोल सकते। लोहा तो तुम हर किसी को बोल सकते ना यार, जो चीज़ बनी हुई है वो, जिसका जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, एक दाना, एक कतरा, एक जर्रा भी रहता है, उसको भी तुम आयरन बोल सकते ना। दिक्कत हो रही है, समझे ना। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट का काम, कार्बोहाइड्रेट चाहे वो 1 रिंग हो, 2 रहो, कुछ भी रहो, तुम उसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते है ना। कार्बो यानी कार्बन के हाइड्रेट्स, उसका मतलब क्या था केमिकली, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन के हाइड्रेट उसका मतलब आता है, लेकिन अपनी उसकी केमिस्ट्री में नहीं जाना है। सिंपल मैं क्या समझा रहा, कार्बोहाइड्रेट में सब आएंगे, मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, सब।
सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट। अभी आपने वो पॉली के बारे में पढ़ा है ना। हाँ लेकिन उससे पहले समझना तो पड़ेगा ना, है ना, चीज़ें कंसाइज हो ना, फिर तो अभी पॉली पढ़ेंगे फिर कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे और फिर बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, समझ में नहीं आएगा अपने, ऐसा रहेगा ना मसला। तो इसलिए अपन पूरा सीक्वेंस से पढ़ते देखो। कार्बोहाइड्रेट समझ में आया तुम्हारे, क्या बोले अपन ने, उसमें हर कोई आ सकता है। अब उसमें से मोनो के कितने एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल है। ग्लूकोज है, राइबोज है, फ्रक्टोज है, ये 3 एग्जाम्पल है। गैलेक्टोज 4, इससे ज़्यादा करने के नहीं, एक माल्टोज भी है। देखो जो अपने को एनिमल यहाँ पर जो दिया ना उसने, थोड़ा तुम याद करना नहीं करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बता दे रहा तुम्हारे, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं आने वाला, यानी बोली नहीं करके इसके बाद में। देखो जो अपना डाइजेशन में पढ़ा है ना उसने, वो है। तो देखो जिसने यहाँ पर याद दिख रहा है पूरे डाइजेशन याद कर ली तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारी को दिक्कत नहीं आती है ग्लूकोज क्या, गैलेक्टोज क्या, फ्रक्टोज क्या, ये सारी दिक्कत नहीं आती ना फिर। तो देखो डाइजेशन में यहाँ पढ़ा है उसने, देखो माल्टोज, देखो दिख रहा है ग्लूकोज, माल्टोज, सॉरी माल्टेज नहीं, माल्टोज भी नहीं, ग्लूकोज है तुम्हारा, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज, 3 यहाँ दिया, और अपने को एक बायोमोलिक्यूल में दिया कौन सा, राइबोज। कितने, 4 याद करना है। कौन से देखो लिख लेते एक बार तो, ये पूरा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मोनो कौन से ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। हाँ मोनो वाले, इसमें वो लिखे हुआ है क्या? मोनो देखो कौन से, ग्लूकोज पहला, उसके बाद में फ्रक्टोज, उसके बाद में राइबोज और एक गैलेक्टोज। क्या बोले, एनसीईआरटी में है कि मोनोसैकेराइड का देखो कोई। हाँ गैलेक्टोज काम में आते हैं ना बाद में ये, गैलेक्टोज बिल्कुल पता नहीं चले, बिल्कुल तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, कितने हो गए, 4, और एक कोई है क्या, बस 4 ही, ठीक है। ये मोनो के वाले, ठीक है, इस पर लिख लेना बाद में, अभी मत लिखो, ठीक है। चलो गैलेक्टोज भी समझ में आया, 4 तो यहाँ दिए हुए, राइबोज अपने उसमें दिए हुए है ना। अब देखो ये हो गया अपना खत्म। अब डाई को देख लो, डाई को, ठीक है, डाई ऑलिगो नहीं, डाई में ओलिगो नहीं आएगा, डाई अलग, हाँ देखो डाई के ऊपर की चीज़ें रहते हैं ना, डाई के ऊपर 2 से लेकर तो 10 तक के, अपने को उसके एग्जांपल नहीं पढ़ने ओलिगो की, लेकिन समझ रहे कि ओलिगो काय को बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में आता है ओलिगो। तो डाई से ऊपर वाले 2 से ऊपर के जितने रहते हैं उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं ना। पॉली जनरली अपन क्या 2 से ऊपर वालों को नहीं बोलते, 10 से ऊपर वालों को, बहुत लंबी चेन को पॉली बोलते हैं। और सबको मिला के वो कार्बोहाइड्रेट। हाँ हर सबको मिला के नहीं, उसमें से हर एक कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपने लिपिड में पढ़े थे कि हर एक लिपिड है, ग्लिसरॉल भी लिपिड है, फैटी एसिड भी लिपिड है, बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल वो भी लिपिड है, तो उस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट हर एक लिपिड है, कुछ तो कॉमन, इसका कोई इसका कि वो ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, सिंपल था कुछ कॉम्प्लेक्स था। हाँ तो इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि भाई इसी को बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट करके, है ना। जैसे अपने अमाइनो एसिड का क्या पढ़े, एक फार्मूला पढ़े, तो इसको ऐसा फार्मूला नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट इसी को बोलेंगे कर, ऐसा कोई फार्मूला क्या नहीं। इसमें जितने आ रहे ना, जितने छोटे छोटे यूनिट है इसके शुगर के, सबको बोलते, समझे बात, समझे क्या नहीं बंदे। चलो तो डाई में कौन से एग्जाम्पल याद करना अपने को, देखो माल्टोस, हाँ माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। सुक्रोज कौन सी है, जो अपन खाते हैं ना शुगर, वो सुक्रोज है, ठीक है, बस ये 3। और देखो अब पॉली का देख लेते, तो वो तो पढ़ने का नहीं ऑलिगो के, पॉली के थोड़े एग्जाम्पल लिख लो। पॉली, हाँ स्टार्च पहला, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, बस ये 3 खत्म। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, और एक अपनी वो भी है कौन सी, वो डायमर है शायद, इनुलिन करके जो दिया था, हाँ इनुलिन ना, इंसुलिन नहीं, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी में ना, ये पॉली में पढ़ा है उसने, देखो यहाँ पर पढ़ा है उसने, तो वो भी देख लेते हैं अपन। वो इनुलिन का में वो भी देखो, इनुलिन है पॉलीमर, वो भी क्या है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो इनुलिन भी क्या है उसमें 4, तो अपने को कौन तैयार करना, देखो कौन से देखो पॉली का एक मतलब इसकी स्क्रीनशॉट लेके डाल लेना, ठीक है। स्टार्च का फॉर्म है ना इनुलिन, नहीं पॉलीमर है ना वो, स्टार्च का फॉर्म बोलो कुछ भी बोलो, पॉलीमर तो है वो। अपन पॉलीमर के एग्जांपल पढ़े ना अभी, देखो पॉली, तो पॉली क्या बोलेंगे अपन, कौन से स्टार्च, उसके बाद में सेलुलोज, चलो ठीक है सेल्यूलोज, उसके बाद ग्लाइकोजन, उसके बाद में इनुलिन, ठीक है बस। स्टार्च, सेल्यूलोज, देखो सेल्यूलोज का में रहता है प्लांट के सेल वॉल में, और स्टार्च का में रहता है अपना प्लांट के अंदर, तो अपन खाते वो बिल्कुल। ग्लाइकोजन अपनी बॉडी के अंदर स्टोर होता, और इनुलिन ये इसके अंदर दिया हुआ अपने को, खत्म एनसीईआरटी में बस। दहलिया प्लांट का बिल्कुल, सेलुलोज, बस तो ये 4 पॉली के, तो बस इतना लिख यार समझ में आया। तो ये सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसमें तो अपने को क्या पढ़नी कभी, इनुलिन, हाँ और स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। अपने को क्या पढ़ना है मेन, अभी अपने को पढ़ना है पॉली वाले, यानी ये पढ़ना है। अब तुमको समझ में अपन क्या पढ़ रहे तो, है ना, अपन मोनो नहीं पढ़, अपन क्या पढ़ रहे पॉली वाले पढ़, ऐसा। पॉली में भी कितने आते हैं वो देख लेंगे।
हाँ, तो ये भी 4 ही पढ़ने के पॉली में से अपने। देखो क्या बोला, द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, तो ये कहाँ पर आएंगे, अभी पॉली है बड़े बड़े तो ऊपर ही आने वाले हैं। इनमें से जो छोटे वाले वो कहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे, है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो नीचे आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है तुम्हारे। हाँ, पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ, देखो यहाँ पर दे दिया उसने पॉलीसैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। अब तुम समझ लेंगे पॉलीसैकेराइड भी बोलते कार्बोहाइड्रेट, तो कंफ्यूज हो, गलत हो गया स्टेटमेंट किसको तुम्हारा। बोल सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी ग्रुप है, उसमें पॉली भी आते हैं, मोनी भी, तो सब आते हैं उसमें। मतलब हर शुगर को तुम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। हाँ, तो ये सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो नहीं कर रही, ये भी कूटने से नहीं कर रही थी, वो कूटे से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पॉलीसैकेराइड जैसे अपना स्टार्च का मॉलिक्यूल निकला वो मोला, उसको टूटे नहीं, तो ये बड़ी की बड़ी चेन नहीं रहेगी, रहेगी ये रहेगी है, वो पूरी तरीके से टूटे नहीं, बस ऐसा है। होता है पेपर उसमें। ये जो पहले से टूटे हुआ पड़े था, जो पहले से टूटा हुआ था वो एसिड है, और जो बड़े बड़े थे वो बराबर टूटे नहीं। जो अपन ने रामायण ऐसी ये लिपिड वो पड़े थे, फिर वो एसिड सॉल्युबल बिल्कुल नीचे गया। मैक्रो मिल रहे थे, ऊपर मिल रहे। तो द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो समझ में आप कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहा है, क्योंकि बोल सकता है वो मोनो डाई सबको बोल सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ पर पॉली कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। तो कार्बोहाइड्रेट का कतई मतलब ये नहीं कि उसमें पॉली चाहिए करे, समझ में आया ना तुम्हारे बात, इसलिए मैंने बताया तुम्हारे। एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन। क्या और उसका मतलब बोलो जरा, दूसरी क्लास है बोलते मैक्रोमोलिक्यूल। ये भी एक क्लास है बोलता, मैक्रो की, हाँ मैक्रोमोलिक्यूल की ये भी क्लास है। पॉली वाली, हाँ पॉली वाले भी एक ग्रुप है ना, मैक्रोमोलिक्यूल में आ रहे ना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और एक क्या बोलते हैं ये लिपिड। लिपिड वाली पॉलीसैकेराइड नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं आता, ये 3 ही है। 2 ही है। हाँ, तो 3 में से एक ये भी है, कौन से वाले, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, क्या रहती है, शुगर की लंबी चेन रहती है। शुगर को ही सैकेराइड बोलते हैं, शुगर को क्या बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। दे आर थ्रेड्स, वो धागे रहते बोलते हैं। लिटरली अ कॉटन थ्रेड, जैसे कॉटन के धागे के जैसे धागे रहते बोलते हैं। क्या रहते, कॉटन के धागे के जैसे धागे रहते, बिल्कुल। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, उसमें अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड है। तो एक्चुअली में जो पॉली बन रहा है ना, कोई अलग से नहीं बन रहा। जैसे देखो शकली बनी तुम्हारी, तो जो शकली बनी अपनी वो अलग से बनी है, लोहे को कुछ अलग शेप दे के शकली बने नहीं, वो जो छोटी छोटी यूनिट थी अपनी उसी को जोड़ते चलेगा शकली बने बस। तो ये जो बनेगी उसका मतलब ये कैसे बनेगी, ये भी मोनोमर के जोड़ने से बने, बस उस सेम को रिपीट करते चल जाओ कई मतलब। थ्रेड बोल रहे थे, पॉलीसैकेराइड को बोल रहे हैं। हाँ, उसका स्ट्रक्चर बता रहा है कैसा रहेंगे दिखने में, गोल बोलना पड़ेगा ना, गोल रहेंगे, स्फेरिकल रहेंगे, स्क्वायर रहेंगे, तो उतना थ्रेड धागे जैसे कैसे, होमो वाले रहेंगे। हाँ सेम इस पर होमोसैकेराइड्स रहेंगे, वो अपने को उतना नहीं डिफरेंट। इसमें आ रहा है क्या सब, हाँ ठीक है, चलो देखते फिर। देखो मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, समझ में आया, तो कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके बिल्डिंग ब्लॉक, पॉलीसैकेराइड की बिल्डिंग ब्लॉक है ये, अपनी बॉडी के नहीं बोल रहा हो, समझ रहे हो बात। हाँ, पॉलीसैकेराइड किससे बने हुए, जैसे देखो तुम्हारी शकली है वो किससे बनी रहती है, छोटी सी यूनिट्स। ये दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट, तो उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड उसका एज बिल्डिंग ब्लॉक। हाँ, शुगर भी जो है ना, शुगर वर्ड वो भी अपन सबको टिका दे, सैकेराइड जो शुगर है, जैसे देखो जैसा कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको अपन सैकेराइड भी बोल सकते हैं। तो उसमें मोनो आएंगे, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड, सब सैकेराइड सब क्या है, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा काम कर रहा है। बिल्कुल, किसमें, पॉली वालों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज पढ़ा है उसने, सेलुलोज किसका है, देखो सेलुलोज इज अ पॉलीमर, पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज, सिर्फ एक ही तरीका रहता है वो ग्लूकोज है। अब तुमको याद रखना है, पूछ सकता है कि सेलुलोज का मोनोसैकेराइड कौन है, सेलुलोज का मोनोमर कौन है। सेलुलोज बहुत बड़ी रहेगी, उसमें एक ही टाइप का ग्लूकोज रहेगा। हाँ, सब रिपीट हो रहा है बार-बार, देखो ग्लूकोज 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 रिपीट करते हैं ऐसा। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, वो एक ही तरीके से बने हुए इसलिए होमोपॉलीमर। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एट अ स्टोर हाउस। देखो स्टार्च थोड़ा इससे अलग है, बोलते स्टार्च और सेलुलोज दोनों भी ग्लूकोज के ही पॉलीमर है, दोनों भी ग्लूकोज के, स्टार्च भी और सेलुलोज भी दोनों भी ग्लूकोज की है। लेकिन स्टार्च में कैसा रहता है, थोड़ी सी वो रहती है, क्या बोलेंगे, उसके अंदर ब्रांचिंग रहती है, ब्रांचिंग जैसे। हाँ, अगर तुम्हारा जो सेलुलोज है, सेलुलोज कैसा रहता है, एक ऐसा स्ट्रेट रिंग के जैसा रहेगा। देखो अगर सेलुलोज है ऐसा पूरा ऐसा लंबा, बस ऐसा ऐसे थ्रेड रहेंगे उसके लंबे लंबे ऐसे। लेकिन अगर अपना स्टार्च है, स्टार्च, तो उसमें थोड़ा ब्रांचिंग रहेगी, जैसे ऐसे ब्रांचिंग फोटी उसको ऐसे, ऐसी ब्रांच, ऐसी ब्रांच, स्टार्च ऐसी ब्रांचेस रहती है उसकी। इसको देखना तुमने उस पर जाकर, किस पे, स्टार्च का स्ट्रक्चर, सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिखा देता ना, मैं भी जाकर देखो, देख रहे थे वो, बोल नहीं सकते, सही बात है। देखो स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो कुछ इस तरीके से है।
देखो दिख रही है, ये ब्रांचिंग दिख रही है तुम्हारे को, देखो स्ट्रेट चेन, देखो ये ऐसा, हाँ देखो ये फ़र्क है दोनों में। ये ब्रांचिंग दिख रही है ना, ये ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन और ये स्टार्च, तो अपन देख रहे हैं ऐसा दिखने बोल रहे। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च देख लेते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन देखो यहाँ दिखा दिया उसने, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर डिफरेंस, देखो दिख रहा है तुम्हारे को फ़र्क, ये देखो ये तुम्हारा स्टार्च है, दिख रहा है ब्रांचिंग, और ये सेलुलोज एकदम सीधा 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 खत्म, दिख रहा है फ़र्क। ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है एकदम सीधा सीधा, दिख रहा है ना। और ये स्टार्च है अपना गोल मटोले ऐसा गोल गोल गोल, देखो कितना बढ़िया यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखो स्टार्च में दो तरीके के पाए जाते हैं, देखो ये अमाइलोज और ये अमाइलोपेक्टिन मिलकर दोनों स्टार्च बनता है कुछ ऐसा, और ग्लाइकोजन तो उससे भी ज़्यादा ब्रांच दिख रहा है। और सेलुलोज बेचारा एकदम सीधा सीधा बिल्कुल, बस ऐसा लगता है तुमने डिज़ाइन बना दिया कुछ कपड़ों पर, दिख रहा है। हाँ सेलुलोज एकदम स्ट्रेट चेन है, सीधा है इधर सीधा सीधा, और स्टार्च थोड़ा घुमा फिरा कर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग है। देखो ये दोनों है ना, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये स्टार्च के अंदर ही आते हैं, दो चीज़ें रहती है उसके अंदर, दो चीज़ों की दो चेनों से बने रहता है, एक अमाइलोपेक्टिन और एक अमाइलोज। तो अमाइलोज ऐसी रहती है, दिख रही ऐसा, और ये अमाइलोपेक्टिन और ब्रांच वाली रहती है। हाँ नहीं स्टार्च होमो है ना, ये क्या है? स्टार्च भी होमो ही है क्योंकि वो ग्लूकोज से बने हुए हैं, लेकिन उस पर क्या ब्रांचिंग है, बस बने हुआ ईटों से ही है समझो। लेकिन ईटा कहते हैं सीधा सीधा नहीं लगे हुए, थोड़ा ऐसे से भी लगेगा इसमें। अलग अलग नहीं अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दो चेन का नाम है बस, इनके स्ट्रक्चर क्या वजह से हाँ, अभी हमारे हुआ है नहीं ना इसमें, हमारे अपने को नहीं है, अपने को दिखता ही समझा। देखो सेलुलोज एकदम सीधी चेन, स्टार्च थोड़ा हट कर है इससे, लेकिन वो भी है होमोपॉलीमर, दोनों भी ग्लूकोज से बने हुए हैं। दोनों भी ग्लूकोज से बने हुए, इनमें कुछ स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंट रहता है, वो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। अभी यहाँ छेड़ती नहीं ना टॉपिक को, समझे। स्टाइल वेरिएंट छोड़ दे, तो मैं स्टार्च क्यू वेरिएंट बोला सब। देखो देखो ये देखो ऐसा, देखो ये देखो ये देखो ये जो दिख रहा ना, ये सारे सब यूनिट उसकी है ग्लूकोज की, लेकिन अमाइलोज जो रहती है ना सीधी 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 चेन रहती है इसी घुमाकर, और ये अमाइलोपेक्टिन में और सारी ब्रांचिंग आ गई, दोनों को मिलाने पर फिर स्टार्च बनता। स्टार्च इतना हलवा मॉलिक्यूल नहीं है, बने हुआ उससे ही है, लेकिन तुमने क्या करा, देखो पहले एक स्ट्रेट चेन बना, फिर किसी घुमाई हुई चेन बना, दोनों चेन को मिला दिए, उसके बाद में स्टार्च उसको नाम अब सीधी सीधी चेनों का अरेंज कर दे रहे, तो सेलुलोज बन रहा, बस कुछ भी नहीं, ऐसा लाइन से रख दो, रखते ना अपन गज कैसे रखते लाइन से, बस वैसा रख दो तो क्या बन जाएगा सेलुलोज। लेकिन गज को ऐसा पहले गोल घुमा के ऐसा बनाओ, तो वो जो अपना वो बनाते हैं ना खाके बनाते हैं, अपन कैसा करते हैं उसके अंदर, तो एक स्ट्रेट चेन रहती और एक घुमावी चेन रहती, दोनों मिलाकर वो पूरा जो बनेगा वो क्या बनेगा स्टार्च। लेकिन उसका जो एक यूनिट देखेंगे तुम, ये एक यूनिट दिख रहा है तुमको गोल, वो ग्लूकोज रहेगा। देखो यहाँ पर अगर डाले भी स्टार्च इज अ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर तो डाल देता हूँ स्टार्च होमोपॉलीमर कोपॉलीमर इज होमो और हेटेरो। देखो आएगा होमोपॉलीमर, ठीक है। स्टार्च फॉर एग्जांपल इज होमोपॉलीमर, क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज से ही बने हुए हैं सारे। लेकिन मसला क्या है उसमें कि ग्लूकोज ने पहले दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए, फिर उन दोनों को मिलकर स्टार्च बनाया। चलो ठीक है, अरे यार उसने बोला था नहीं बता, ठीक है चलो देखो देखते बाद में उसको। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर, समझ में आया तुम्हारे? होमोपॉलीमर They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. For example, cellulose is a polymer polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose. Cellulose is a homopolymer. Starch is variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissue. तो उसने ज़्यादा छेड़ा ही नहीं टॉपिक, क्या बोल दिया स्टार्च भी इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। तो तुमको बोला ना गोल 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 घुमाए हुए करके, इसलिए उसमें ऐसा खाके बन जाते स्टार्च। उस खाकों में फिर क्या फंसा गया, आयोडीन अटकता है उसके अंदर। हाँ अपन बोले थे ना, अपन ने फोटोसिंथेसिस में पढ़े कि अगर तुमको चेक करना है अगर उसने स्टार्च है या नहीं है तो आयोडीन डालो, अगर आयोडीन के साथ में उसने ब्लू कलर दे दिया इसका मतलब स्टार्च है उसके अंदर, समझे ना। तो क्यों दे रहा ब्लू कलर, देखो तुमने ऐसा गज गज लगा दी तुमने गज, तो गज में तुमने बॉल रखे तो अटकेंगे बोल उसमें, लेकिन सब पूरे जाली बनाए तो उसमें बॉल रखे तो अटक जाएंगे। तो इसमें जो जाली बनी हुई है समझे ना, जिसमें आयोडीन की जो बॉल है ना अटक सकते हैं अपने,
समझे? आयोडीन नहीं चटकेगा सीधे। आयोडीन अटकेंगे, आयोडीन तो असल में कलर देता है ना, इसलिए अपन अटकेंगे दूसरी चीज़ है भी, लेकिन आयोडीन उसमें चिपक कर कलर दे देंगे अपने को ब्लू, तो अपन पहचानेंगे अच्छा ये स्टार्च है। फिर ये अपने को नाम थोड़ी बोलेगा, अब मॉलिक्यूल रखे हो तुमको नाम बोल दोगे आई एम स्टार्च, मेरे को पहचानो मैं हूँ इसका कौन। मतलब फोटोसिंथेसिस हो गई। हाँ चलो समझ में आई बात क्या है। बोला स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो बोलते हैं प्लांट के अंदर जो फॉर्म स्टोर होती है ना, जैसे अपने अंदर क्या स्टोर होता है, अपने अंदर जो खाना है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। अपन खाते ग्लूकोज छोटी यूनिट, लेकिन स्टोर क्या में करेंगे मतलब फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना अपन पैसे है तो पैसे चिल्लर की फॉर्म में स्टोर करते हैं, नोटा की फॉर्म में, तो बस वैसे रहता है। करके हाँ वो बोला बायोसिंथेटिक फेज में स्टार्च बन जाता हाँ, बाद में स्टार्च बनता तो यही चीज़ हो, यानी वो एक केस में रख के बड़ी नोट बना के बड़ी चेन बना के रखते हैं अपने खाने, समझे? अलग अलग तरह के ब्रांचेस निकलेंगे। बिल्कुल। तो एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, एनिमल के पास में से हट कर रहता ग्लाइकोजन। अभी ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर देखिए एकदम वो भी ऐसा घुमा हुआ फिर स्ट्रक्चर है, खतरनाक। वो भी स्टोर हाउस है एनर्जी। वो हमारा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल वो भी है हमें। इनोलिन, इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये सारे होमो ही पढ़ा रहा है। इनोलिन भी क्या है? पॉलीमर है, किसका? लेकिन फ्रक्टोज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हटकर है, कहीं दूसरी जगह पढ़ने नहीं मिलेगा तुमको इनोलिन के बारे में ना, कहीं दूसरी जगह पढ़ने नहीं मिलता। पॉलीसैकेराइड है और मोनोसैकेराइड से बने हुआ है, वो किसके बने हुए? कौन सा? स्टार्च, फ्रक्टोज की याद रखना, फ्रक्टोज। ये तुमको कोई दूसरी जगह पढ़ने मिलेगा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड है, उससे पॉलीसैकेराइड से इनोलिन बने। बिल्कुल बिल्कुल। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, अगर हम ग्लाइकोजन को देखे बोलते हैं ना, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। देखो राइट एंड के ऊपर क्या रहता है? सीधी बात बोलना, जैसे तुम्हारे हाथ है राइट और लेफ्ट, अगर तुम्हारा राइट साइड में अगर ऑक्सीजन है तो फिर ये रिड्यूस हो जाता है ना यार। देखो क्या बोला मैंने कि अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर? पॉलीसैकेराइड। अपन पढ़ रहे हैं कि इन द पॉलीसैकेराइड चेन से जैसे अपन ग्लाइकोजन की बात करें तो उसके अंदर ये इंसुलिन फ्रुक्टोज ये खत्म हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। पॉलीसैकेराइड चेन जैसे ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। अब देखो राइट एंड को रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके राइट एंड की तरफ का ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, CHO मॉलिक्यूल रहता है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप रहता है। तो अल्डिहाइड कीटोन में क्या रहता है? ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन है वो चीज़ रिड्यूस हो सकती है ना। जहाँ देखो अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है, वो रिड्यूस हो सकते हैं, उनमें पाई बॉन्ड रहता है। तुम इतना मत समझो, तुम इतने समझो कि उसके सीधे हाथ में लड्डू, ऐसा बोल दो उसके सीधे हाथ में लड्डू, तो कोई भी छीन लेगा ना उसका लड्डू खत्म कर। अपने को इतना याद रखना है केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा कुछ जाना नहीं उसके बाद में। हाँ अगर तुम केमिस्ट्री है तो फिर तुम क्या बोल सकते हो? देखो अल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप रहता है शुगर्स के अंदर, तो उसके सीधे हाथ के अंदर यानी सीधे साइड में रहता है अल्डिहाइड ग्रुप, तो वो रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन दोनों भी रिड्यूस हो सकते हैं ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज वो दोनों रिड्यूस अल्कोहल में। तो तुम बोल सकते कि उसके राइट साइड वाला जो पार्ट है वो रिड्यूसिंग है, लेफ्ट साइड वाला नॉन रिड्यूसिंग, खत्म। हाँ लेफ्ट साइड में लड्डू नहीं तो क्या चुराएंगे तुम, खत्म। तो रिड्यूस कहाँ पर होगा? उसका नुकसान कहाँ पर होगा? यहाँ काम की चीज़ रखी हुई, अब लड्डू सीधे हाथ में, तो यहाँ कहीं भागेगा ना, फिर वही चोरी जाएंगे ना, खत्म। दोनों हाथ में लड्डू नहीं है उसके, सिर्फ एक ही हाथ में। कौन से? सीधे हाथ में। क्यों नहीं पूछ सकता? ठीक है चलो याद रखना ऐसा कि अनदर हैव द एग्जाम वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन इन। उसके बाद बोल दिया अपने कि ग्लाइकोजन की बात करें बोलते तो उसमें जो राइट साइड वाला है ना, राइट एंड उसके अंदर लड्डू है, रिड्यूसिंग है वो, एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। और जो लेफ्ट वाला है वो नॉन रिड्यूसिंग। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, जैसा कार्टून में दिखाया हुआ है, कार्टून में दिखाता वो नहीं, ये कार्टून में नीचे जो दिखाया बोलता, तो ऐसी ब्रांचेस रहती है उसके अंदर। अपने अपने देखे, हाँ ग्लाइकोजन ये ग्लाइकोजन की है ना। हाँ ग्लाइकोजन का ही है। देखो इसके तुम अगर तुमने सीधे हाथ में देख रहे हो, तुम राइट साइड देखो, तुम्हारा जो लेफ्ट है ना इसका राइट है, या फिर अपना जो राइट है उसकी समझो, अपना जो राइट दिख रहा है ना तुम्हारे को, अपना राइट, तो वो दिख रहा है उस साइड में, बस तो उसी को बोल रहा हूँ। देखो ऊपर ये देखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ वाला हो नहीं, ये ऊपर वाला हो, ये गोल जो दिख रहा है ना ये वाला हो, हाँ ये हो, इसको लड्डू मानो तो, ये हो लड्डू, हाँ ये वाला लड्डू, ये लड्डू फिर रिड्यूस होंगे इस वजह से, तो ये कम हो जाएगा। हाँ तो ये लड्डू को कोई छीन के लेके भाग जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूस। इसमें तो लड्डू दिखा उसको, हाँ इसमें तो ये बता रहा कौन सा? इधर। हाँ तो राइट देखो, अगर तुम्हें गौर से देखे उसको तो किधर साइड दिख रहा हो? देखो इसको पकड़ो ऐसा, ये देखो राइट साइड में आ रहा है ना तुम्हारे, हो ये वाला लड्डू बोला, ये हाँ ये देखो ये वाला, ये सारे जिसके अंदर है, हर यूनिट में है ना, हर यूनिट में राइट साइड में OH के ऊपर वाला देखो दिख रहा है तुम्हारे को, तो ये लड्डू की बात कर रहा है, हर किसी में, हर किसी का, हर यूनिट का, एक का नहीं, ये लड्डू, ये तुम्हारा लड्डू, हर इंसान के हाथ में लड्डू। क्यों नहीं होगा राइट? क्या है फिर? अरे हर देखो तुम ये देखो, ये समझो, ये तुम्हारा ये अगर ये तुम्हारा ग्रुप है तो ये राइट ये लेफ्ट, एक यूनिट है तुम्हारा, एक यूनिट है, इधर आना आगे, तो उठा के जाके समझेंगे, क्या समझेंगे? आज समझो आगे देखो,
ये देखो, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये ग्लाइकोजन, ये एक है, ये ग्लाइकोजन नहीं है, ये एक यूनिट है उसका। हाँ। उस एक यूनिट में ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में दिख रहा है तुम्हारे को ऊपर ओ, इसी को बोल रहा हूँ रिड्यूसिंग, खत्म। यहाँ पर भी देखो ओ दिख रहा है राइट साइड में, इसको बोल रहा है रिड्यूसिंग। ओ दिख रहा है, इसी को वही लड्डू जो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट हैंड को तुमको इतना याद रखना है, जानना भी नहीं है। राइट हैंड में रिड्यूसिंग रहता है, राइट हैंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट हैंड नॉन रिड्यूसिंग। ये बस ये रिड्यूस हो सकता, ये वाला, हाँ ये वाला बस खत्म। और ये लेफ्ट है, ये होंगे क्योंकि वो ऐसा लगे। हाँ बिल्कुल। और ये क्या है फिर, ये जानते हैं वो नहीं, उसको मत देखो, ग्लाइकोजन देखो ना तुम, ये तुमको जो बोले वो देखो, वो नीचे का दूसरा स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी तुम देखे तो उसमें भी दिख रहा नहीं कि तुम्हारे को। हाँ फिर ये वाला, ये ना, हाँ पॉलीमर ग्लाइकोजन बिल्कुल। ये और तोड़ के दिखाया उसने, दिख रहा राइट साइड में, यहाँ पर भी तो दिख रहा है तुम्हारे को लड्डू, ये लड्डू दिख रहा है लड्डू, ठीक है। चलो, राइट रिड्यूसिंग, तो ग्लाइकोजन क्या रहता है क्या नहीं रहता, अपनी को टेंशन लेना नहीं, बस राइट रिड्यूसिंग बोलो, खत्म करो बस। हाँ, इट हैज़ ब्रांच एज शोन इन द कार्टून, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या देखो, तुमने एक शक्ली बनाया तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब दो स्ट्रक्चर शक्ली बना के उसको जोड़ दिए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हेलिकल बोले तो घूमे हुआ ऐसा, हाँ हेलिकल में थोड़ा सा इधर घुमे हुए रहेंगे उसमें, समझे ना, बस स्प्रिंग जैसा। स्टार्च फॉर्म अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी में क्या रहता है, तुम फिर कभी भी सीधी बनाते, जैसे अपन एक तार ली तो तार क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब उस तार को एक शेप दिए, गोल चौकोट किसी भी तरीका, तो सेकेंडरी तो स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर स्टार्च वेरिएंट है, ये बात वो अलग है वो अलग बात है, ये बात यहाँ पर स्टार्च, मैंने बताया तुम्हारे को आयोडीन क्यों अटकता है उसके अंदर, वो समझा रहे हैं। हाँ अब समझा रहे हैं। अब समझा रहा हूँ कि स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल स्ट्रक्चर। उसी हेलिकल में क्या करेंगे, अटका लेंगे, बिल्कुल। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, ये याद रखना है कौन सा कलर रहता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। कलर भी नाम उसका, हाँ इसलिए आयोडीन देता नहीं, खत्म, कोई अटकते नहीं, सीधे सीधे तार है उसमें, क्या अटकेगा बोल, खत्म हो। ये बात इसको कैसा करना है, इसको कुछ भी मत करो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो बस कोई काम करनी, कोई काम करनी केवल पूछते हैं। नहीं पूछते हैं। देखो प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट की सेल का ही बनी हुई सेल वॉल की। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर, इस क्या रहता है वो भी सेलुलोज है ना, वो भी सेलुलोज से बने रहते, जो पेपर पेलते हैं, पेपर जो रहते हैं ना लिखते हैं जिसके ऊपर, फ्रॉम प्लांट पल्प, तो प्लांट के पल्प से बनाने का तरीका रहेगा ना उसको, वो प्लांट की छाल वाल वो फैक्ट्रीज में देख लेना, एक बार यूट्यूब पे देख वीडियो देख डालना। तो प्लांट के पल्प से, पल्प बोले तो क्या रहता है उसका गूदा, गूदे से बनाएंगे ना। अब क्या करेंगे, पल्प बोले तो गूदा रहता है ना, जैसे आम का गूदा उसको पल्प बोल सकते हो, तो प्लांट के पल्प से बनाएंगे। कॉटन फाइबर एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, तो कॉटन फाइबर भी, कॉटन फाइबर से वो नहीं बनता पेपर बनता प्लांट के पल्प से। प्लांट का पल्प वो भी, क्योंकि उसमें जो पेपर बनता है वो भी सेलुलोजिक रहता है, और ये जो कॉटन फाइबर है वो भी अपना सेलुलोजिक है। कॉटन फाइबर कपड़े, हाँ कॉटन फाइबर नहीं, कॉटन का धागा था, मतलब कपड़े भी कह रहे थे अपने पेपर, बिल्कुल पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प। हाँ, एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, यानी दोनों भी सेलुलोजिक, दोनों में सेलुलोज रहता है, वो बता रहा है। अपने सेलुलोज पढ़े ना, कहाँ रहता है सेलुलोज। ये भी पल्प से बनता है कॉटन फाइबर? नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, कॉटन फाइबर तो कपास का धागा अपना, कॉटन का धागा रहता है ना, देखेंगे नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, ये वो भी सेलुलोज रहते हैं, जो अपन जो कपड़े पहनते हैं ना कॉटन के, वो भी सेलुलोज है, और जो पेपर रहते हैं अपने लिखने के वो भी सेलुलोजिक है, जो लिख रहे हैं ना अपन ये पेपर क्या है, सेलुलोज। देयर आर मोर देन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, अब देखो देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, अब बहुत गिच पिच पॉलीसेकेराइड भी है बोलते हैं, बहुत अलग अलग तरीके खतरनाक इन नेचर। दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो किस चीज़ से बने हुए रहते हैं, अमाइनो शुगर, यानी शुगर के अंदर अमाइनोज मिले हुआ ऐसा कुछ है, ऐसा खतरनाक रहते बोलते हैं, है ना। NH2 ग्रुप रहेंगे उनके छोटी सी यूनिट में, एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, और जैसे अमाइनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर को थोड़ा मॉडिफाइड कर, इसको रटना है अपने में रखा है, ठीक है ना। जैसे देखो ग्लूकोजामिन एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन, तुम रट डालो इसको कि कौन सी मॉडिफाइड शुगर है, ग्लूकोजामिन और एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन, कैलेक्टोजामिन, ठीक है, ETC, बस समझ में ही। कि भाई कुछ नेचर के अंदर है ना कॉम्प्लेक्स शुगर हमेशा सिंपल नहीं रहेंगे, होमो नहीं रहेंगे हमेशा, कुछ कॉम्प्लेक्स भी रहेंगे ना यार। तो वो कौन सी है, ग्लूकोजामिन एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामिन। ग्लूकोजामिन तो ग्लूकोजामिन कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ग्लूकोज में अमीनो ग्रुप लगे हुआ है ना, एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, एसिटाइल ग्रुप लगे हुआ है गैलेक्टोज में, कुछ तो समझ में आ रहा है। तो बस ये है, यानी सिंपल चीज में कॉम्प्लेक्स बना दिया तुमने, तो बात ये है, मैं याद रख लेने के। हाँ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, है ना। तो जो अपन जो पढ़ते हैं ना काइटिन वो भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। आप क्वेश्चन आ गया नीट में अपने को कि जो फंगस की सेल वॉल बनी रहती,
ऑर्थ्रोपोड्स की रहती, काइटिन की रहती, पॉलीसेकेराइड एंड काइटिन पढ़ा था आपने। तो काइटिन क्या एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड ही बोलता हूँ, काइटिन ही खुद एक पॉलीसेकेराइड है। फॉर एग्जांपल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। हाँ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, हाँ दोनों मिला गया। एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड काइटिन नीचे ऐसा। पॉलीसेकेराइड फंगस की बोला ना, पॉलीसेकेराइड। हाँ बिल्कुल, पॉलीसेकेराइड काइटिन बोला ना, तो इसका मतलब काइटिन की भी रहती है और एक दूसरा भी कोई पॉलीसेकेराइड होगा, तो काइटिन खुद भी एक पॉलीसेकेराइड है। बिल्कुल, तो अमीनो एसिड एक अलग चीज होगी, इसका प्रोटीन है, इसका मतलब अमीनो एसिड बोले तो। अब पॉलीसेकेराइड काइटिन खुद एक पॉलीसेकेराइड है और कुछ एक दूसरा भी पॉलीसेकेराइड उसमें रहता है। पॉलीसेकेराइड अगर तुमको सिंपल पूछता है कि बताओ काइटिन कैसे बना हुआ है, काइटिन क्या, व्हाट इज काइटिन, तुम्हारा प्रोटीन है, तुम्हारा लिपिड है, तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड है, खत्म, बस इतना ही। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। वो तो कहा रहता है, तो मालूम है, फंगस की सेल वॉल में, और एक्सोस्केलेटन ऑफ क्या, ऑर्थ्रोपोड्स है ना, कॉकरोच में। ये हेटेरो है ना। हाँ, ये हेटेरो हो गया, बिल्कुल ये हेटेरो हो गया। ये जितने भी है ना, ग्लूकोजामीन, एन-एसिटाइल गैलेक्टोमीन, और ये हेटेरो और कॉम्प्लेक्स, हेटेरो में भी कॉम्प्लेक्स में गए, हेटेरो भी नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स पे चले गए, कॉम्प्लेक्स खतरनाक तरीके के। ये एक्सोस्केलेटन वाला क्या है, एसिटिक एसिड वाला, दोनों भी, सबके सभी, दोनों भी कॉम्प्लेक्स है, ग्लूकोजामीन भी, गैलेक्टोजामीन भी, और अपना काइटिन भी कोई सिंपल नहीं है। काइटिन हेटेरोपॉलीमर दिया तो नहीं, लेकिन इसने यहाँ पर देखो ना क्या बोला, हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। अब अमीन आ जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाँ, अमीन ग्रुप मतलब हेटेरो पे आ गई है तीनों हेटेरो नहीं, अपने को क्या पूछेंगे बताओ, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एग्जांपल कौन सी है, काइटिन, ग्लूकोजामीन, एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, खत्म। चलो, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। अब देखो दीज हाँ चाहिए बोल रहा है ना, देखो होमो हेटेरो कैसा बोलते हैं अपन, सेम यूनिट रिपीट हुई तो उसको बोलते हैं, है ना। अगर वो कॉम्प्लेक्स पूछता है तो तुमको 3 एग्जांपल देना है। होमो में जो बोल दिया वो, अपने यहाँ केमिस्ट्री में जाना नहीं है उसकी, इसलिए रटना है चीज़ों को, समझे ना, जो चीज़ जैसी बोल दी एनसीडी ने काफ़ी है, इसके अलावा टेंशन नहीं लेना है अब तक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो होमो में जो अपन ने पिछली बात करें, होमो में कौन से बोले थे, वो सेलुलोज, स्टार्च, ये सारे ग्लाइकोजन होमो में नहीं आता, थोड़ा अलग आता है उसका काम। तो जिनका नहीं बोला अपने को कितने ऐड करना है, सेलुलोज, बस खत्म। सेलुलोज को होमो बोलो, बाकी किसको ही मत बोलो, स्टार्च भी तो बोलो मत ना, सिर्फ सेलुलोज। बस अपने को दिया क्या एनसीडी ने, नहीं, खत्म। जो दिया नहीं वो पूछता नहीं, बस समझो तो, जो दिया नहीं वो पूछता नहीं, क्योंकि वांदे होते फिर, समझे ना। तो ये खतरनाक चीज़ है, तुमको पूछने वाली लाइन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, वो इनुलिन किसका फैक्टर है, ये जो मोटी मोटी बातें हैं ना, वो ये पूछ लेंगे, बताओ कि स्टार्च में से और सेलुलोज में से कौन सा स्ट्रेट चेन है, सेलुलोज सीधी है, खत्म। कौन सी चीज आयोडीन होल्ड करेगा, ये तुम्हारे काम की चीज है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू होमो हेटेरो केमिस्ट्री है, वो जाता नहीं वहाँ पर, इतने चीज दिए नहीं ना, हेटेरो बोला, हेटेरो होमो बोला यहाँ पर दोनों भी होमोपोलर सेलुलोज। हाँ, अब देखो ये जो है, ये एक्चुअल में अभी लाइन में दिया ना उसने, देखो है ये तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स किस केस में हमने चेन बनी हुई खतरनाक। देखो उनके जो सब यूनिट लिए बोले, सकली वही ली, सकली का जो छोटा सा यूनिट है वो वही है, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स है वो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो तुमने क्या करे, सकली का एक यूनिट में क्या करे, नहीं, हाँ घुमा दी आड़ी टेढ़ी, और जो छोटा सा यूनिट है ना उसका, तब उसमें तुमने बीच में कुछ दाने भी डाल दिए, उसमें हीरे ठोक दिए, कुछ भी करे, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो एक यूनिट को, लेकिन उसी यूनिट को तुम रिपीट कर रहे ना, तो इसलिए होमो। ये मतलब कॉम्प्लेक्स है लेकिन होमो है। देखो नॉर्मल सकली कैसे दी अपनी, एक जो वो शक्ली बार रिपीट हो रही, वो सेम है, इसलिए उसको होमो बोला। ये बोला है क्या, तो देखो क्या बोले यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। अब समझ में है क्यों, यानी वो एक शक्ली जो है उसको तुम कितनी भी डेकोरेट कर दो, वो एक जो यूनिट है ना शक्ली का अपना, उसके ऊपर हीरे तक के लगा दो तुम उसको कितनी भी कॉम्प्लेक्स, लेकिन रिपीट उसी को करो, इसीलिए क्या बोलेंगे उसको होमोपॉलीमर, खत्म। आगे समझ में, बस ठीक है।